इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की जरूरत होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव विवेकानंद स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सक्सेस विद वीएससी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज है 11 जनवरी 2023। तो आज की क्या है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, अब हम विस्तार से पढ़ेंगे। इसके पहले मैं आप सभी को एक बार फिर से आमंत्रित कर रहा हूं हमारे विवेकानंद स्टडी सेंटर ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में। कल हमारी कोचिंग का 12वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा और स्वामी विवेकानंद जी का 160वां जन्मदिन मनाया जाएगा, जिसके उपलक्ष्य में जितने भी लोग आप लाइव देख रहे हैं और जितने भी लोग बाद में देख रहे हैं, आप सभी आमंत्रित हैं हमारे संस्थान विवेकानंद स्टडी सेंटर, जो कि सिवली कानपुर देहात में स्थित है। शुरू करेंगे आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ और देखेंगे आज की पहली और इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है। आज की पहली न्यूज़ आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। न्यूज़ है एक अपॉइंटमेंट से। क्या है न्यूज़? सुरिंदर चावला बने हैं पेटीएम पेमेंट बैंक के नए सीईओ, आरबीआई की मंजूरी मिल गई है। तो पेटीएम पेमेंट बैंक को जनवरी 2023 में सुरिंदर चावला को अपना प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त करने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिल गई है। चावला साहब की बात करें तो आरबीएल बैंक के साथ लगातार काम कर रहे थे, जहां उन्होंने शाखा बैंकिंग के प्रमुख के रूप में कार्य किया है और कासा आधार, शुल्क राजस्व और चैनलों में क्रॉस सेलिंग का विस्तार करने के क्षेत्र में भी काम किया है। अब आरबीएल बैंक क्या है? तो रत्नाकर बैंक लिमिटेड आरबीएल बैंक का फुल फॉर्म है। याद रखिएगा, सुरिंदर चावला साहब ये बने हैं पेटीएम पेमेंट बैंक के नए सीईओ। कुछ लोग यही अगर ना जानते हो कि सीईओ क्या होता है तो मैं बता दूं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, उम्मीद करता हूं आज की पहली न्यूज़ क्लियर हो गई होगी। कुछ बात अगर हम पेटीएम पेमेंट बैंक से करें तो पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में और जान लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बैंक है पेटीएम पेमेंट बैंक। नोएडा में स्थित एक भारतीय डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवा कंपनी है। प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश के बाद 18 नवंबर 2021 को पेटीएम पेमेंट बैंक को भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किया गया। पेटीएम 2017 में 10 करोड़ से अधिक ऐप डाउनलोड को पार करने वाला भारत का पहला भुगतान ऐप भी बना था। स्थापना हुई थी अगस्त 2010 में। संस्थापक और सीईओ थे विजय शेखर शर्मा और मुख्यालय है नोएडा, उत्तर प्रदेश के अंदर। उम्मीद करता हूं पहली न्यूज़ आज की आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहां पर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि पेमेंट बैंक को खोलने के लिए कितने रुपए की इनिशियल कैपिटल की जरूरत होती है? कमेंट कॉलम में आंसर करिए। आपको पता है वर्तमान समय में हमारे देश में 6 पेमेंट बैंकें हैं। अच्छा, पेमेंट बैंक होती क्या है? तो पेमेंट बैंक हमारे देश में फिनेंशियल इंक्लूजन के तहत स्थापित करी गई थी। यानी फिनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है? तो वो छोटे छोटे गांव क्षेत्र जहां तक बैंकिंग की सुविधाएं आसानी से नहीं पहुंच पाती हैं, वहां तक बैंकिंग की सुविधाओं को पहुंचाने के लिए एक कमेटी बिठाई गई, जिसका नाम था नचिकेत मोर कमेटी, जिसने पेमेंट बैंक का सुझाव दिया। उसी के साथ साथ ऊषा थोराट कमेटी ने स्मॉल फाइनेंस बैंक का सुझाव दिया, जिसके बाद गांव क्षेत्रों में इन बैंकों को खोला गया। याद रखिएगा, तो ये पेमेंट बैंक होती है जहां से न्यूज़ थी। अब पेमेंट बैंक का तो हेडक्वार्टर नोएडा में है। कुछ और भी पेमेंट बैंक हैं, जैसा कि मैंने बोला कुल 6 पेमेंट बैंक है। तो कमेंट कॉलम में आंसर ये करिए, एयरटेल पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? और एयरटेल पेमेंट बैंक भारत की पहली पेमेंट बैंक भी थी। ये मैं आपको कमेंट कॉलम में बताने के लिए कह रहा हूं कि ये बताइए एयरटेल पेमेंट बैंक की टैगलाइन क्या है। बढ़ते हैं आज की दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। दूसरी न्यूज़ है चेतन शर्मा से। कौन है चेतन शर्मा? आइए ध्यान से जानते हैं। चेतन शर्मा बीसीसीआई की चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त करे गए हैं। तो चेतन शर्मा को वरिष्ठ चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त कर दिया गया है। वे एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर और राजनीतिज्ञ हैं, जिन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए तेज गेंदबाज के रूप में टेस्ट और वनडे मैच खेले थे। बात करें तो वह ओडीआई विश्व कप में हैट्रिक लेने वाले पहले व्यक्ति भी थे और 1987 में रिलायंस विश्व कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ इस उपलब्धि को उन्होंने प्राप्त किया था। बात करें बीसीसीआई की तो अध्यक्ष वर्तमान समय में रोजर बिन्नी साहब हैं। उम्मीद करता हूं ये न्यूज़ भी क्लियर हो गई होगी कि चेतन शर्मा बीसीसीआई की चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त करे गए हैं। बीसीसीआई की बात करें तो बोर्ड ऑफ क्रिकेटिंग कंट्रोल इन इंडिया इसका फुल फॉर्म है, जिसकी स्थापना 1928 में करी गई थी। यानी कि क्रिकेट को, भारतीय क्रिकेट को रेगुलेट करने का काम बीसीसीआई का होता है।
वर्तमान समय में अध्यक्ष रोजर बिन्नी है। इनसे पहले सौरव गांगुली हुआ करते थे। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट को रेगुलेट करने का काम होता है आईसीसी का, ठीक है, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसकी स्थापना 1909 के अंदर हुई थी। अब आप ये कमेंट कॉलम में बताएंगे कि जो आईसीसी के हेड हैं ग्रेग बॉर्कले किस एक देश से बिलोंग करते हैं। कमेंट कॉलम में आप जल्दी से आंसर करिए। इसके अलावा आपको यह भी पता होगा कि बीसीसीआई का हेडक्वार्टर पड़ता है मुंबई के अंदर और आईसीसी का हेडक्वार्टर पड़ता है दुबई के अंदर। अब ये तो क्रिकेट को रेगुलेट करने वाले संस्थान हैं। क्या आप जानते हैं फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है? फीफा क्या है? तो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है जो कि फुटबॉल क्षेत्र को नियंत्रित करता है? ये आप कमेंट कॉलम में बताइए। बढ़ते हैं आज की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ और देखते हैं अगली न्यूज में क्या है खास। अगली न्यूज फिर से एक बैंकिंग की न्यूज से है। क्या है न्यूज? आइए ध्यान से पढ़ते हैं। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने किया है सूर्य कुमार यादव को एक नए अभियान के लिए साइन। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने अपने डिजिटल प्रथम अभियान के साथ, जिसमें सूर्य कुमार यादव हैं, अपने 360 डिग्री वित्तीय सुरक्षा के लॉन्च की घोषणा करी है। कंपनी किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना, गंभीर बीमारी और दुर्घटना के खिलाफ 360 डिग्री वित्तीय सुरक्षा भी प्रदान करती है। सूर्य कुमार अपने अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण के बाद से सफेद गेंद के प्रारूप में एक निरंतर अच्छा प्रदर्शन करने वाले बल्लेबाज के रूप में उभरे हैं, जिसके बाद उनको ये अपॉर्चुनिटी दी गई है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने सूर्य कुमार यादव को अपने नए अभियान के लिए साइन किया है। इसके अलावा आपको यह भी पता होगा, मैंने न्यूज आपको बता रखी है, सूर्य कुमार यादव भारत के एकमात्र ऐसे क्रिकेटर भी बने थे जिन्होंने इतने कम टी20 मैचों में 3 सेंचुरी लगाई थी। आपको याद होगा अभी 2-3 दिन पहले ही जो भारत का श्रीलंका के खिलाफ टी20 क्रिकेट मैच हुआ था, जिसमें सूर्य कुमार यादव ने सेंचुरी लगा करके इस रिकॉर्ड को अपने नाम किया था। उम्मीद करता हूं ये न्यूज भी आपको समझ में आ गई होगी। अब क्रिकेट से बात आ रही है तो क्या आपको पता है भारतीय टीम के कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने विश्व में सबसे ज्यादा क्रिकेट में रन बनाए हैं? तो यह है मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। ये वही सचिन तेंदुलकर हैं जो हमारे भारत के रत्न भी हैं। किस एक ईयर में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? कमेंट कॉलम में बताएंगे। और सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी बने थे, सबसे कम उम्र के पर्सन भी बने थे सचिन तेंदुलकर, जिनको भारत रत्न सम्मान दिया गया था। अब यहाँ पर भारत रत्न सम्मान की बात आई है। 1954 में इस अवार्ड की शुरुआत होती है। पहले विदेशी व्यक्ति कौन थे जिनको भारत रत्न दिया गया था? कमेंट कॉलम में आंसर करिए। इसके अलावा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की बात चली है यहाँ पर, तो क्या आप जानते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का हेडक्वार्टर कहाँ है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट कॉलम में आंसर करिए और ये भी बताइए आईसीआईसीआई बैंक जो है इसकी वर्तमान में टैगलाइन क्या है। बढ़ते हैं आज के अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है 2024 तक तैयार होगा भारत का पहला कोयला गैसीकरण उर्वरक संयंत्र। तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने घोषणा करी है कि ओडिशा में देश का पहला कोयला गैसीकरण आधारित तलचर उर्वरक संयंत्र अक्टूबर 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। यूरिया का उत्पादन करने के लिए कोयले का उपयोग वैकल्पिक रूप से गैसीकरण जैसी तकनीकों में करने से भी कार्बन फुटप्रिंट कम होगा। तो याद रखिएगा 2024 तक तैयार होगा भारत का पहला कोयला गैसीकरण उर्वरक संयंत्र। अब यहां पर फ्यूचर प्लानिंग की बात आई है, तो क्या आपको पता है भारतीय रेलवे किस एक ईयर तक स्वच्छ करने का प्लान बनाया गया है? कमेंट कॉलम में आंसर करिए। इसके अलावा गंगा को किस ईयर तक स्वच्छ बना लेने का प्लान बनाया गया है? कमेंट कॉलम में आंसर करिए। बात हुई है यहाँ पर गंगा से, तो क्या आपको पता है नेशनल मिशन फॉर क्लीनिंग गंगा के वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर कौन है? चलिए मैं ही बताता हूँ, यह है चाचा चौधरी। अब ब्रांड एम्बेसडर की बात आई है तो क्या आपको पता है एडिडास के वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मिंत्रा के वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर कौन है? और ड्रीम 11 के वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कमेंट कॉलम में आंसर करिए। और यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी याद रखिएगा कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय किसके पास है? तो मनसुख मंडाविया के पास है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय किसके पास है? तो ये भी डॉक्टर मनसुख मंडाविया के पास है। तो क्या आप जानते हैं अंतरिक्ष मिनिस्टर कौन है? तो याद रखिए अंतरिक्ष मिनिस्टर हमारे प्रधानमंत्री जी ही होते हैं, यानी मोदी जी वर्तमान समय में अंतरिक्ष मिनिस्टर हैं। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कौन है वर्तमान समय में वाटर रिसोर्स मिनिस्टर यानी जल शक्ति मंत्री? तो ये गजेंद्र सिंह शेखावत है। इसके अलावा क्या आप जानते हैं वर्तमान समय में शिक्षा मंत्री कौन है? शिक्षा मंत्रालय वही है जिसका पहले नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय हुआ करता था, तो ये धर्मेंद्र प्रधान है। उम्मीद करता हूं न्यूज आपको क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज की तरफ।
अगली न्यूज है डीपीई सर्वेक्षण 2021-22 में सेवा क्षेत्र में पावर ग्रिड को मिला है पहला स्थान। तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को जनवरी 2023 में सभी श्रेणियों में से सर्विस सेक्टर श्रेणी में प्रथम स्थान दिया गया है। सार्वजनिक उद्यम विभाग डीपीई वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 2021-22 में परिणाम प्रकाशित किए गए थे। याद रखिएगा, डीपीई सर्वेक्षण 2021-22 में सेवा क्षेत्र में पावर ग्रिड को मिला है पहला स्थान। पावर ग्रिड की बात करें यहां पर, तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड को 23 अक्टूबर 1989 को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत शामिल किया गया था और यह हमारे देश की महारत्न कंपनियों में से एक है, यह आपको पता होगा। वर्तमान समय में भारत में कितनी महारत्न कंपनी है? कमेंट कॉलम में आंसर करिए। अगर बात करें सबसे पहली महारत्न कंपनी कौन थी, तो ये बीपीसीएल थी, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसकी स्थापना कब करी गई थी? 1952 के अंतर्गत। तो क्या आप जानते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी ओएनजीसी की स्थापना किस एक ईयर में करी गई थी? आपको पता होना चाहिए ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, बहुत बार मैं आपको बता भी चुका हूं, तो ये थी अलका मित्तल। इसके अलावा सेल SAIL यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की भी पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, क्या नाम था? सोमा मंडल नाम था। तो अब ये भी बता दीजिए सेल की स्थापना किस एक ईयर में करी गई थी। अच्छा, महारत्न कंपनी कहते किसे हैं? कितना सालाना टर्नओवर होना चाहिए इस कंपनी का? अगर आपको पता है तो कमेंट कॉलम में आंसर करते जाइए। इसके अलावा मेरी गुजारिश है, जितने भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइव जोड़ा करें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग गाइस। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, कम से कम एक व्हाट्सएप ग्रुप, एक टेलीग्राम ग्रुप पर ऐसी जगह पर शेयर करा करें जहां से बच्चे लाइव आ सकें, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। आज की अगली न्यूज़ है इंपॉर्टेंट डे से। ये ऐसा डे है जिसको मैंने डिस्कस किया हुआ है, कल मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था। विश्व हिंदी दिवस, जो कि 10 जनवरी को हर वर्ष मनाया जाता है। हिंदी के महत्व को चिन्हित करने और एक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए इसे मनाया जाता है। 1949 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी बोली जाने वाली की वर्षगांठ के रूप में शुरू किया गया था। 10 जनवरी 2006 को पहली बार विश्व हिंदी दिवस को मनाया गया। 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन भी किया था। उम्मीद करता हूं पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आपको पता है हिंदी हमारी राजभाषा है, जिसके चलते संविधान का एक अनुच्छेद भी है। कितना अनुच्छेद है? अनुच्छेद 343, जिसमें हिंदी एक राजभाषा है ऐसा वर्णन किया गया है। अब आप कमेंट कॉलम में बताएंगे कि अनुच्छेद 343 जो है किस एक भाग के अंतर्गत आता है। कमेंट कॉलम में जरूर आंसर करिए। मैं आपके एक एक आंसर को चेक करता हूं। आप जितने भी लोग एक एक आंसर देते हैं, मैं सबके एक एक क्वेश्चन को चेक करता हूं, तो सारे लोग आंसर जरूर दिया करें। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है 1 जनवरी को हमने DRDO डे मनाया था। कौन सा नंबर का स्थापना दिवस था? कमेंट कॉलम में जल्दी जल्दी से आंसर करते रहिए। DRDO के वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है, ये भी आप बताइए। 4 जनवरी को अंधे लोगों की लिपि यानी ब्रेल लिपि को लेकर लुई ब्रेल डे मनाया जाता है। इसके अलावा 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस का कार्यक्रम कहां पर आयोजित हो रहा है जरा बताइए कमेंट कॉलम में, क्योंकि इसकी चर्चा तो मैंने कल ही आपके साथ करी थी। इसके अलावा 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और विश्व हास्य दिवस मनाते हैं। 12 जनवरी को मनाएंगे विश्व युवा दिवस। ठीक है, उम्मीद करता हूं पॉइंट क्लियर हो गया होगा। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है MP के CM शिवराज सिंह चौहान से। क्या है न्यूज, आइए ध्यान से देखते हैं। MP के CM शिवराज सिंह ने किया खेलो इंडिया यूथ गेम्स के शुभंकर और मशाल का अनावरण। तो भोपाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा युवा खेलों के 5वें संस्करण के लिए गान, शुभंकर और एक स्मार्ट मशाल का अनावरण किया गया है। इसमें ड्रोन द्वारा दौड़ता हुआ चीता, भारत और मध्य प्रदेश के नक्शे और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की आकृति बनाई गई है। खेलों का आयोजन 30 जनवरी से मध्य प्रदेश के 8 जिलों में आयोजित किया जाएगा। याद रखिएगा, तो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए कि MP के CM शिवराज सिंह चौहान ने किया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के शुभंकर और मशाल का अनावरण। कहां पर आयोजित होना है? तो भोपाल में। उम्मीद करता हूं पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो कमेंट कॉलम में ये आंसर करिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का संस्करण किसने जीता था? किस एक राज्य ने इस संस्करण को जीता था? कमेंट कॉलम में आंसर करिए। बात करें अगर MP की, तो MP में ही पड़ता है पन्ना नेशनल पार्क,
पेंच नेशनल पार्क, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बात करें एमपी में तो कौन है वर्तमान समय में गवर्नर, तो मंगूभाई छगन भाई पटेल यहाँ के गवर्नर है। एमपी में ही पड़ता है इंदौर शहर, जो कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है बेंगलुरु और दिल्ली 2022 के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले वैश्विक हवाई अड्डों में शामिल हुए हैं। तो सीरियम एविएशन एनालिटिक्स ने 2022 के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले वैश्विक हवाई अड्डों की सूची जारी करी है, जिसमें बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा क्रमशः दूसरे और 7वें स्थान पर रहे हैं, जबकि टोक्यो जापान में स्थित हनेडा हवाई अड्डा सूची में पहले स्थान पर रहा है। सीरियम एनालिटिक्स हर साल दुनिया भर में एयरलाइंस और हवाई अड्डों के लिए अपनी ऑन टाइम परफॉर्मेंस रैंकिंग प्रकाशित करती है। तो याद रखिएगा, न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ क्या है, तो बेंगलुरु और दिल्ली 2022 के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले वैश्विक हवाई अड्डों में क्रमशः दूसरे और 7वें स्थान पर रहे हैं, जबकि टोक्यो जापान में हनेडा हवाई अड्डा सूची में पहले स्थान पर रहा है। अगर आपने हवाई अड्डे नहीं जाने हैं कौन कौन से भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, जहां पर जाकर के एक एक हवाई अड्डे को आप देख लीजिए। आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जितने भी लोग मेरी डेली करंट अफेयर को देखते हो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्लास, क्योंकि जो लोग कल जीडी का एग्जाम देकर आए हैं उनका मेरे पास पर्सनल मैसेज आया हुआ है कि सर कल के एग्जाम में जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन आए हैं, जो भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आए हैं, वो सारी हमारी क्लास के ही आए हैं। तो आप समझ सकते हैं ये क्लास आपके लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है टालोन ग्रिक्सपुर ने जीता है महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 का खिताब। तो नीदरलैंड के खिलाड़ी टालोन ग्रिक्सपुर ने पुणे में पुरुष एकल वर्ग में अपना पहला एटीपी वर्ल्ड टूर खिताब जीता है। उन्होंने फ्रांस के बेंजामिन बोंजी को हराकर अपना पहला एटीपी वर्ल्ड टूर खिताब जीता है। यह एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स यानी एटीपी के 250 आयोजनों का 27वां संस्करण था, जो भारत में खेला जाने वाला एकमात्र एटीपी टूर्नामेंट था और 2 से 7 जनवरी 2023 तक इसे आयोजित किया गया है। उम्मीद करता हूं ये न्यूज़ आपको क्लियर हो गई होगी। एक बार फिर से एक एक पॉइंट को कवर करेंगे। क्या है न्यूज़, तो टालोन ग्रिक्सपुर ने जीता है महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023। कहां पर आयोजित हुआ है, तो भारत में पहली बार एटीपी टूर्नामेंट को आयोजित किया गया है। नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं टालोन ग्रिक्सपुर ने जीता है, याद रखिएगा, और फ्रांस के बेंजामिन बोंजी को हराया है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स फुल फॉर्म होता है। 250 आयोजनों का 27वां संस्करण था, जो कि भारत में खेला गया है। उम्मीद करता हूं न्यूज़ आपको क्लियर हो गई होगी, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। बात कर लेते हैं कुछ एटीपी टूर टेनिस टूर्नामेंट से। एटीपी टूर पुरुषों के लिए दुनिया भर में शीर्ष स्तरीय टेनिस टूर है, जिसका आयोजन एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स द्वारा किया जाता है। दूसरी श्रेणी का टूर एटीपी चैलेंजर टूर है और तीसरा स्तर आईटीएफ मेंस वर्ल्ड टेनिस टूर है। समकक्ष महिला संगठन WTA टूर है। मुख्यालय लंदन यूके में पड़ता है। स्थापना 1990 में करी गई थी और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी मार्क यंग है। उम्मीद करता हूं आज की सारी न्यूज़ आपने बहुत अच्छे से कवर कर ली होगी। इस वीडियो के लास्ट में मैं लेकर आया हूं आज स्टैटिक जीके का जबरदस्त पॉइंट, जहां पर मैं स्टैटिक जीके के कुछ पॉइंट डिस्कस करूंगा, तो सारे लोग बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट देखना। सामान्य विज्ञान वैज्ञानिक नामों को लेकर आया हूं। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो होमो सैपियंस होता है। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो बॉस इंडिकस होता है। शेर का वैज्ञानिक नाम पैंथरा लियो होता है। चीता का वैज्ञानिक नाम पैंथरा पार्डुस होता है। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथरा टाइग्रिस होता है। बैल का वैज्ञानिक नाम बॉस प्रिमिजिनियस टॉरस होता है। भैंस का वैज्ञानिक नाम बुबालस बुबालिस होता है। बकरी का वैज्ञानिक नाम केप्टा हिटमस होता है। इसके अलावा सुअर का वैज्ञानिक नाम सुसस फ्रोका डोमेस्टिका होता है। हाथी का वैज्ञानिक नाम एफिलास इंडिका होता है। घोड़ा का वैज्ञानिक नाम इक्वस कैबेलस होता है। खरगोश का वैज्ञानिक नाम ऑरिक्टोलेगस कोनिकुलस होता है। लंगूर का वैज्ञानिक नाम होमिनोडिया होता है। मोर का वैज्ञानिक नाम पावोक्रिस्टिटस होता है। इसमें से इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो बच्चों आओ ध्यान से देखते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो आप केवल टिक लगा लीजिए। पहला तो मनुष्य, दूसरा गाय, तीसरा शेर, उसके बाद बाघ,
उसके बाद जितने भी हैं आप नहीं भी याद करेंगे कोई बात नहीं, लेकिन आपको कुछ जरूर याद करने पड़ेंगे, जैसे कि मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो ये थी आज की ओवरऑल क्लास। आपको क्लास कैसे लगी कमेंट कॉलम में बताएं। आपको क्लास अगर अच्छी लगी है तो 3 काम आपको जरूर करने हैं। पहली चीज, वीडियो के लाइक बटन पर प्रेस करना है। दूसरी चीज, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। और तीसरी चीज, जितने भी लोग पहली बार चैनल में जुड़ रहे हो, सब्सक्राइब तो जरूर जरूर करना है। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।